हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री विद फन बाय दीपक सर। मैं आपको आज जीओसी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जीओसी आपको जीओसी के बारे में पढ़ाएंगे कि जीओसी होता क्या है और इसके बारे में सारे आइडियाज कि क्या होता है जीओसी, कैसे क्या होता है, एवरीथिंग अबाउट जीओसी का फुल फॉर्म होता है जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का सबसे ज्यादा क्लास 11th का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जीओसी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका जीओसी बेटा, ठीक है ना। क्लास 11th में जिसने भी जीओसी नहीं पढ़ी है वो समझ जाइए कि उसने लाइफ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक खो दिया है। अगर आपको 12th अच्छे से करना है, अगर आपको 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको जीओसी आना अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। समझ रहे ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वाला इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जीओसी के अंदर करना क्या है, जीओसी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन के बारे में बताती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस कैसे होते हैं उसके बारे में जीओसी बताती है आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस के बारे में आपको आइडिया देगी, रिएक्शन कैसे होगा उसका। सेकंड आपको बताएगा ये कुछ इम्पोर्टेंट इफेक्ट, सम इम्पोर्टेंट इफेक्ट, कुछ इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स के बारे में। कोई रिएक्शन कैसे होगी, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में जीओसी आपको बताएगी अच्छे से। ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली जो जीओसी होती है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो भी रिएक्शन होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती हैं उसके बारे में सारी चीजें बता देती है। जैसे अच्छा, चूंकि हम लोगों ने 11th 10th में भी रिसेंटली 10th में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिएक्शंस होता है कुछ, तो रिएक्शन दो टाइप के होंगे हमारे पास। या तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस। दोनों में और इनऑर्गेनिक वाला थोड़ा खतरनाक होता है एक्चुअली। इनऑर्गेनिक में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था हाई स्कूल में कि एडिशन रिएक्शन होता है, कुछ याद आया कि नहीं याद आया। एक होता है एडिशन रिएक्शन, इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते थे ना, इसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते थे। सेकंड हम लोग पढ़ते थे बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लेते थे ना सेकंड। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा ना आप लोगों ने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप लोगों ने पढ़ रखा है पूरा, जो कि इनऑर्गेनिक का ही पार्ट था। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा भाई 3rd नंबर, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा 4th नंबर पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आप लोगों ने पढ़ रखा है ना बेटा। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक और, याद आया, मुझे याद आया कौन सा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी पढ़ा है आप लोगों ने। ये 5 टाइप के रिएक्शंस होते हैं जो इनऑर्गेनिक में हम लोगों को 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन की स्टार्टिंग जो होती है वो 11th से होती है। कहाँ से होती है, 11th से होती है। और उसकी स्टार्टिंग को समझने के लिए बच्चों को जीओसी पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है, जीओसी पढ़ाया जाता है। अब जीओसी के अंदर से मान लो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है। तो हम लोग जानते हैं एक होता है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट कैसे बदलता है, रिएक्टेंट आपका कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट के अंदर। भाई जैसे इनऑर्गेनिक में होता था वैसे यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे जो रिएक्टेंट होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। पहला होगा सबस्ट्रेट, क्या होगा, सबस्ट्रेट। रिएक्टेंट का पहला पार्ट होगा सबस्ट्रेट, दूसरा होगा अटैकिंग रिएजेंट। क्या होगा बेटा, अटैकिंग, अटैकिंग रिएजेंट। क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट। ये किसका पार्ट होगा, रिएक्टेंट का पार्ट होगा। रिएक्टेंट के अंदर 2 चीजें होंगी, एक तो होगा सबस्ट्रेट, एक होगा आपके पास अटैकिंग रिएजेंट। सबस्ट्रेट जो होगा ऑलवेज, क्या होगा, ऑलवेज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा बेटा, सबस्ट्रेट हमेशा क्या होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। सबस्ट्रेट हमेशा आपका ऑलवेज ऑर्गेनिक होगा। अटैकिंग एजेंट ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। रिएक्टेंट जो होता है वो न किसी मीडियम में होता है, तो वहां पे हम लोग लेते हैं सॉल्वेंट, साथ में कुछ ना कुछ उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा। जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का हम लोग क्या करेंगे, नेचर पढ़ेंगे, जहां से एक नया टॉपिक निकल के आएगा आइसोमेरिज्म, किसमें, जीओसी के अंदर। बोलो बात है इसमें। और इसी प्रोडक्ट का हम लोग क्या करेंगे बेटा, नॉमनक्लेचर करेंगे। क्या करेंगे, इसका नॉमनक्लेचर करेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जीओसी में आपका आइसोमेरिज्म आ जाएगा। अगर देखा जाए तो आपका जो जीओसी है उस जीओसी के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस आएंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शन आएंगे जिसको रिएक्शन मैकेनिज्म बोल दिया जाएगा। साथ में इसके अंदर आपके आ जाएंगे सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसके अंदर आपका। साथ में आपके पास आ जाएगा एक टॉपिक और आइसोमेरिज्म, जो कि प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। उसके बाद एक टॉपिक आ जाएगा इसका क्या, नॉमनक्लेचर। क्या बेटा, नॉमनक्लेचर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतने सारे टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो जीओसी में ज्यादा पढ़े जाते हैं। पहला रिएक्शन उसके, जिसको हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म बोल देंगे। सेकंड आपके पास आएगा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर कुछ इफेक्ट्स आ जाएंगे कि कैसे कैसे इफेक्ट होते हैं। साथ में आइसोमेरिज्म और उसका एक नॉमनक्लेचर। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो जीओसी की कह सकते हो आन बान शान है। इसी से जीओसी आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक ना। तो ये बात है इसमें यहाँ तक क्लियर। रिएक्टेंट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अटैकिंग रिएजेंट, एक होता है सबस्ट्रेट। इसकी बात करें बेटा, ये हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस में ये होती हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो बोलो भाई इस बात। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, अब जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि सबस्ट्रेट है आपके पास, क्या है, सबस्ट्रेट। और साथ में मैंने कहा अटैकिंग रिएजेंट होगा आपके पास, क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट होगा आपके पास। एक तो होगा सबस्ट्रेट, एक होगा अटैकिंग रिएजेंट। बोलो बेटा, सबस्ट्रेट हमेशा क्या होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा आपके पास, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, ठीक ना। तो सबस्ट्रेट होता है, इस सबस्ट्रेट के अंदर हम लोग पता करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। क्या पता करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पता करते हैं, कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट जो होता है वो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। अटैकिंग रिएजेंट ही जब सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा तभी जाके रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट के ऊपर कहाँ अटैक करेगा, इसको पता करने के लिए हम लोग ये पता करते हैं कि सबस्ट्रेट के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। इसको पता करने के लिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के शिफ्टिंग को बताता है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट। क्या पढ़ते हैं बेटा, इफेक्ट। जो किसके अंदर पढ़ाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बताता है। किस में बताता है, सबस्ट्रेट के अंदर बताता है। क्यों बताता है, क्योंकि अटैकिंग एजेंट्स के ऊपर अटैक करने वाला होता है। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इफेक्ट्स होते हैं कुछ। अब उन इफेक्ट्स को हम लोगों को पढ़ना है 1 बाय 1 अच्छे से। तो इफेक्ट जो होते हैं वो होते हैं 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। किसके अंदर होते हैं सर जी, सबस्ट्रेट के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, सबस्ट्रेट के अंदर होते हैं। पहला इफेक्ट होता है परमानेंट इफेक्ट। क्या होता है बेटा, परमानेंट इफेक्ट। ऐसा इफेक्ट जो हमेशा होगा सबस्ट्रेट के अंदर। दूसरा इफेक्ट होगा टेम्परेरी इफेक्ट। क्या होगा बेटा, टेम्परेरी इफेक्ट। एक परमानेंट इफेक्ट होगा, क्या होगा, टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट आपके होते हैं सबस्ट्रेट के अंदर। ये होते हैं आपके बेटा 3 टाइप के। कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के। पहला होगा इंडक्टिव, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होगा बेटा आपके पास, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा होगा आपके पास रेजोनेंस। क्या होगा बेटा, रेजोनेंस होगा। इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। भाई कॉमन सेंस है,
एक शब्द यहाँ पे इसके लिए और यूज करते हैं एम, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है रेजोनेंस में, इसमें जब वहां पे पहुंचेंगे तो बता देंगे आपको। तीसरा आपके पास होता है हाइपर, हाइपर होने जाते हैं लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये 3 इफेक्ट कैसे होते हैं? परमानेंट इफेक्ट होते हैं। टेम्परेरी में कई सारे होते हैं, पर इसमें केवल मैं आपको एक बताऊंगा जिसमें पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है ना। एमसीक्यू पूछ सकता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेरी इफेक्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट इफेक्ट, ऑप्शन देके है कि नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, जिसकी वजह से मैंने एक फ्लो चार्ट बना दिया है, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। अब जो अटैकिंग रिएजेंट है आपका, जो अटैक करने वाला होता है, ये 2 टाइप का हो सकता है भाई। जो अटैकिंग का रिएजेंट होगा वो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करेगा, तो उसका जो नेचर होता है 2 टाइप का होता है। पहला होता है क्या, ये हो सकता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, किसके ऊपर? अटैकिंग रीजन के ऊपर। अगर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो उसको बोल देंगे न्यूक्लियोफाइल। क्या बोल देंगे बेटा? न्यूक्लियोफाइल। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है भैया, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। सेकंड आपका होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो इसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा इसके अंदर कम। कम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, तो इसको बताएंगे, बोलेंगे क्या? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोल देंगे बेटा इसको? इलेक्ट्रोफाइल बोल देते हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रोफाइल है। इसको एक और नाम से बोल सकते हैं, क्या? इलेक्ट्रॉन पुअर। क्या बोलेंगे बेटा इसको? इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर। इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर गलत हो गया, इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर। बोलो, बात है यहाँ तक क्लियर? इलेक्ट्रॉन पुअर सेंटर, ठीक है ना। तो सबस्ट्रेट के अंदर होता है परमानेंट इफेक्ट होता है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है, अटैकिंग एजेंट आपके पास होते हैं। एक ऐसा अटैकिंग एजेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ तक बात क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है बेटा। चलिए उसके आगे बात करते हैं। तो अटैकिंग रिएजेंट के बाद हमने पढ़ा था क्या, कि रिएक्शन के ऊपर होता है सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्वेंट। देखो जरा सॉल्वेंट के बारे में बता दे थोड़ा सा। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या करता है? रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन के अंदर सॉल्वेंट का काम है मीडियम प्रोवाइड कराना। क्या कराना? मीडियम प्रोवाइड करवाना। ये मीडियम प्रोवाइड करता है। स्पेशली अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो सॉल्वेंट होंगे आपके पास, ये होंगे 2 टाइप के। कितने टाइप के होंगे बेटा? 2 टाइप के होंगे। एक होगा पोलर, पोलर सॉल्वेंट, एक होगा नॉन पोलर। क्या होगा बेटा? नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट, जिसमें आपका ये मान लो पहला, ये मान लो सेकंड। पोलर सॉल्वेंट भी 2 टाइप का होता है। पोलर सॉल्वेंट कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। उसके थोड़ा सा नाम जान लेते हैं, जब आगे आएगा तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक होता है क्या बेटा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एक होता है पोलर, पोलर एप्रोटिक। क्या? पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। यहाँ तक बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? नोट्स बना रहे हो ना आप लोग? गुड, नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आगे चल के इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। तो सॉल्वेंट की बात क्लियर हो गई कि सॉल्वेंट आपका कितने टाइप का होता है, कैसे होता है। उसके बाद रिएक्शन आगे बढ़ती है, ट्रांजिशन स्टेट होता है, और क्या होता था? इंटरमीडिएट स्टेट होता है। इंटरमीडिएट स्टेट होता था। 2 स्टेट से रिएक्शन आगे बढ़ती है। इंटरमीडिएट स्टेट में भी कई सारे टॉपिक बनते हैं। इसी में एक टर्म बनता है कार्बोकैटायन का। क्या बनता है बेटा? कार्बोकैटायन बनता है। मीन्स कार्बन मतलब कार्बन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर क्या आ जाए? पॉजिटिव चार्ज आ जाए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका। एक बनता है कार्बन
कार्बन एनायन क्या बनता है? कार्बन एनायन, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाए, sp3 हाइब्रिडेशन होता है इसका। और एक और बनता है फ्री रेडिकल, क्या बनता है बेटा? फ्री रेडिकल sp2, ये भी होता है, वो कार्बोकेटायन की तरह ही होता है, थोड़ा वो डिफरेंस होता है। तो ये तीन और कई सारे हैं एक्चुअली, इतने ही नहीं है, ये मत समझना कि इतना ही है। सर ने हमको, हमारे सर ने ज़्यादा पढ़ाया था, सर ने आपने कम पढ़ाया, ऐसा नहीं है। तीन इंपॉर्टेंट हैं ये तीन, क्या है? इंपॉर्टेंट है। पहला कार्बोकेटायन क्या है? इंटरमीडिएट स्टेट होती है सर जी। क्या होती है? इंटरमीडिएट स्टेट होती है। कहाँ होती है? सबस्ट्रेट के अंदर होती है। कहाँ पे होती है? सबस्ट्रेट के अंदर होती है। किससे उत्पन्न होती है? किससे जनरेट होती है? अटैकिंग रिएजेंट की वजह से ऐसा होता है। बोलो बात क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? गुड। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीधे स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपके पास होगी, स्टार्टिंग होगी उसकी इंडक्टिव से। किससे स्टार्ट होगी? इंडक्टिव इफेक्ट से स्टार्ट होगी। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर ना पूरा? अच्छा, कुछ चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दें, जिससे मतलब आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको कार्बन के बारे में पता होना चाहिए था। बिना कार्बन के बारे में स्टडी किए आप नहीं पढ़ सकते ना। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक मास होता है 12, एक होता है 13, एक होता है 14। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भैया बताओ जरा? इलेक्ट्रॉन हो गया 6, प्रोटॉन कितना हो गया? 6, न्यूट्रॉन हो गया, माइनस कर दो कितना हो जाएगा? 6। बोलो बात क्लियर यहाँ पे? ठीक ना? ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर देखो जरा, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6, प्रोटॉन कितने हो गए? 6, न्यूट्रॉन कितने हो गए? माइनस कर दो 7, इसमें से इसको माइनस कर दो आ जाएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6, प्रोटॉन कितने हो गए? 6, न्यूट्रॉन कितने हो गए? माइनस कर दो 14 में से कितना जाएगा? 8। एक याद रखना एक बात, कंडीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। व्हेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जो एटम होगा वो हो जाएगा अनस्टेबल। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, और बन जाएगा रेडियो एक्टिव। क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव। दैट्स वाई जो C14 होता है ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है बेटा? ये रेडियो एक्टिव होता है। इसका यूज क्या है? कंपाउंड फॉर्मेशन में है। कंपाउंड फॉर्मेशन में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है बेटा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट अमाउंट, हायर अमाउंट में ही पाया जाता है। C13 इसका यूज करते हैं हम लोग NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इस वाले का यूज करते हैं हम लोग कार्बन डेटिंग के अंदर। कार्बन डेटिंग, पुरानी फसल्स के बारे में, कोई फसल सा मिला मान लो, पुरानी चीज मिली, तो उसके एज को पता करने के लिए इसका यूज करते हैं। कार्बन डेटिंग में इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना? तो इतनी बात होगी क्लियर? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये लो बना दिया मैंने एक इमोजी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।